हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज हम फिर से अपना हिस्ट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे थे, हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास का, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, लास्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है इतिहास। हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है, मतलब तीसरा चैप्टर का लास्ट वाला वीडियो रहने वाला है। इसमें हम तीसरा चैप्टर को हम कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। उसके बाद संपत्ति अर्जन करने के जो तरीके हैं, पुरुष और महिलाओं को क्या भिन्नताएं, उनमें क्या क्या अलग अलग तरीके से वो लोग संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे साहित्य के बारे में, ठीक है ना। तो पाठ हमारा 3 है, ये हमारा पाठ नंबर 3 है, ठीक है ना। सॉरी, पाठ नंबर ये हमारा 3 है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ठीक है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहने वाला है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इससे महाभारत के आधार पर, ठीक है ना, महाभारत के आधार पर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि जो प्राचीन भारतीय समाज उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होती, ठीक है। तो इसमें हमने सारा कुछ देखा था किस प्रकार से समाज में भिन्नताएं थी अलग अलग, ठीक है ना। समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था था। उसके अलावा हमारा संपत्ति के अधिकार देखा, पितृ वंशिकता प्रणाली, मातृ वंशिकता प्रणाली की बात कर ली, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है और आज हम ये जानेंगे कि कोई भी ये सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाके इस चीजों को देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आप किताब को पढ़िएगा, आप कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है ना। कोई भी साहित्यिक जो ग्रंथ होता है, साहित्यिक ग्रंथ, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी जो ग्रंथ है, कोई भी जो साहित्यिक स्रोत है, ग्रंथ है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। उसको किस किस चीजों पे ध्यान दिया जाता है, किन पहलुओं पे उस ग्रंथ के ध्यान दिया जाता है, जिससे हम किसी इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सफल हो पाते हैं, ठीक है ना। किसी भी इतिहास के बारे में जानने में या उसका पुनर्निर्माण करने में जो ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोतों का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। तो हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोतों का किन पहलुओं पर किस प्रकार से इसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, किसी भी साहित्यिक जो ग्रंथ है, किसी भी साहित्यिक ग्रंथ है, तो इनके किन किन पहलुओं पर विश्लेषण किया जाए ताकि इतिहास का पुनर्निर्माण हो जाए। तो सबसे पहले बात करते, कोई भी ग्रंथ है तो भाषा की बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये शॉर्ट नोट्स लिख देता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में, बाकी आपको समझा देता हूँ। उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो रोक करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भाषा की। तो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय सबसे पहले भाषा का ध्यान दिया था, ठीक है ना, कि ग्रंथ की भाषा क्या है, ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। क्या इस ग्रंथ की भाषा पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या तमिल है, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा ये भी देख सकते हैं क्या ये भाषा आम जन की भाषा तो नहीं है, जो आम जन की भाषा में उस समय जो ग्रंथ लिखे जाते थे ताकि सभी लोगों को आसानी से चीजें समझ में आने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रंथ का देखते हैं कि भाषा किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं प्रकार, ठीक है ना, प्रकार देखते हैं कि ग्रंथ का प्रकार क्या है। क्या ये ग्रंथ मंत्र ग्रंथ है, क्या ये ग्रंथ केवल मंत्र ग्रंथ है जिसको केवल पढ़कर, जिसको केवल त्वरित करके, मतलब कि उच्चारण करके सुना जा सकता है, उसे कहते हैं मंत्र ग्रंथ। तो क्या ये ग्रंथ कोई मंत्र ग्रंथ है कि केवल जिसको उच्चारण करके मात्र सुन करके समझा जा सकता है, या फिर क्या ये कथा ग्रंथ है जिसको पढ़ा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इतिहासकार इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए, किसी ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए, ताकि वो इतिहास का पुनर्निर्माण कर सके, इतिहास के बारे में जान सके, तो किसी भी ग्रंथ का सबसे पहले भाषा का पता लगाते कि किस भाषा में लिखा गया वो। उसके बाद वो देखते हैं प्रकार के बारे में, कथा ग्रंथ है या मंत्र ग्रंथ है। उसके इसके अलावा भी वो लेखकों के बारे में पता करते कि किस लेखक ने इसको लिखा है, ठीक है ना, कि ग्रंथ का लेखक कौन है, कि किस ग्रंथ ने इसको लिखा है, ग्रंथ को लिखने वाले लेखक कौन है। और इस लेखक का दृष्टिकोण देखते कि लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार से है, उसने लिखा है किस समाज के लिए लिखा है, किस वर्ग विशेष के लिए इसमें ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा ही श्रोता, जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ग्रंथ के जो श्रोता है, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए भी ध्यान में रखा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि ये जिसके लिए लिखा गया कि उनको क्या वो लोग इसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। और इसी के साथ इस ग्रंथ का रचना काल, ठीक है ना, एक इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय उसके रचना काल, उसके रणभूमि का ध्यान रखते हैं कि रचना काल क्या है, कि किस समय की वो रचना है, किस समय उस ग्रंथ का लिखा गया है, उसकी रचना की गई है और कहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। तो रचना काल और समय,
रचनाकाल प्लस में स्थान, कि किस स्थान पर तथा किस समय में उसको लिखा गया। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे के सारे बिंदुओं के आधार पर पता चलता है कि किसी भी ग्रंथ के जो विश्लेषण किया जाता है ताकि इतिहास का पुनः निर्माण किया जा सके, इतिहास के बारे में जानकारी जुटाया जा सके, तो वो इन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है कि ग्रंथ की भाषा क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसके लेखक कौन है, उसके श्रेता कौन है, सुनने वाला कौन है, ठीक है ना, उसी का उसका रचना काल क्या है, उसका स्थान किस स्थान पर की गई है। तीन सारे के सारे पहलुओं के माध्यम से पता लगाया जाता है कि किस तरीके से किसी भी साहित्यिक ग्रंथ को, ये स्रोत को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी ग्रंथ का हमने जाना कि पहलू क्या है उसको जानने का। उसके बाद जानते हैं किसी भी ग्रंथ का भाषा और विषय वस्तु, भाषा तथा विषय वस्तु, ठीक है ना, विषय वस्तु, ये टॉपिक ये, ठीक है ना, ये टॉपिक एक सेकंड, हाँ, भाषा और विषय वस्तु, ठीक है ना। भाषा और विषय वस्तु की बात करते हो किसी भी ग्रंथ का, हम बात यहाँ पे करेंगे मिली महाभारत के संदर्भ में, ठीक है ना, लेकिन हम किसी भी ग्रंथ की अगर बात कर ले, किसी भी ग्रंथ की अगर हम बात कर ले, तो उसके जो विषय वस्तु में भाषा और विषय वस्तु को बांटा जाता है। देखो, तो किसी भी ग्रंथ का जो विषय वस्तु है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक तो अपना है आख्यान, आख्यान, और दूसरा है उपदेशात्मक अंग, सारात्मक अंग, ठीक है ना। तो किसी भी ग्रंथ के जो विषय वस्तु उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हमारा आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक अंग। इस उपदेशात्मक इस जो आख्यान है ना, इसमें कहानियों का संग्रह होता है, ठीक है ना, कहानियों का जो भी है, कहानियों का संग्रह होता है, इसमें कहानियों का संग्रह होता है। जबकि जो उपदेशात्मक अंग में है ना, इसमें क्या होता है, नीति होती है, ठीक है, नीति होती है, नियम होते हैं, ठीक है, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है ना, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ग्रंथ का जो विषय वस्तु बांटा जाता है आख्यान के रूप में और उपदेशात्मक अंग में बांटा जाता है। इस आख्यान में कहानियों का संग्रह किया जाता है, जबकि इस उपदेशात्मक अंग में समाज के लिए जो नीति, ठीक है ना, नीति मानदंड जो होने चाहिए जिससे एक समाज को चलाया जा सके, दिशा निर्देश होता है, उसको इस उपदेशात्मक वाले अंग में लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपदेशात्मक अंग में कहानियां नहीं मिली और इस आख्यान में उपदेशात्मक अंग नहीं मिले, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से सही होता है, ठीक है ना। हालांकि किसी भी ग्रंथ का मेन रूप से जो विषय वस्तु में बांटा जाता है वो इसी रूप में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है वो महाभारत का एक उपदेशात्मक अंग है, भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता भी क्या है, एक महाभारत का एक उपदेशात्मक अंग है। उसमें भी एक जो कुरु वाला क्षेत्र है, कुरु जो क्षेत्र, उसकी जो रणभूमि है, वहां पे भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए जाते हैं वो भी क्या है, वो भी एक उपदेशात्मक अंग का ही भाग है, ठीक है। जो भगवत गीता है, भगवत जो गीता है वो भी क्या है, वो भी एक उपदेशात्मक ही अंग है, ठीक है ना, जिसको बाद में शामिल किया गया, जोड़ा गया है। इस तरीके से विषय वस्तु होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है उसकी हम बात, अधिक अब जो महाभारत है उसका सबसे जो विवादास्पद जो मुद्दा है वो है इसके लेखकों के बारे में, ठीक है ना, वो इसके लेखकों के बारे में कि महाभारत के कितने लेखक है, ठीक है ना, कि लेखक की बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेखक एक या अनेक, ठीक है ना, ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ जो जो टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी वाली किताब में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके लेखक कि लेखक एक है या अनेक है, ठीक है ना। तो ये सबसे विवादास्पद मुद्दा है, सबसे विवाद वाला मुद्दा है कि महाभारत का जो रचना किसी एक समय पे नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो हजारों सालों से होता आ रहा है। उसमें अलग अलग जो प्रसंग है महाभारत में, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रसंग जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। कालांतर में क्या उसमें नए नए चित्र जुड़ते जा रहे हैं, नाटक जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, मूर्ति कला के माध्यम से उसकी कहानी उसको व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है ना, उसी में अलग अलग तरीके से जुड़ रहे थे। इससे ये एक बात तो स्पष्ट है कि महाभारत का जो विकास है किसी एक समय पर और किसी एक लेखक के द्वारा नहीं किया गया, इसमें अलग अलग लेखकों ने इसकी रचना की है, इसके योगदान दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, देखो महाभारत का जो मूल रचयिता है वो भाट सारथी है। कौन है, भाट सारथी, ठीक है ना, मूल रचयिता, ठीक है ना। तो महाभारत के जो मूल रचयिता वो कौन है, भाट सारथी है। इनको सूत कहा जाता था, सूत वे होते थे जो राजाओं के साथ जो लड़ाई में जाया करते थे उस मैदान में, और उसकी जो वीर गाथा है, उनकी उपलब्धियां, उनका मौखिक रूप से वर्णन करते थे, कविता लिखते थे। हालांकि ये मौखिक रूप से ही प्रसार करते थे, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, 500 ईसा पूर्व में, ठीक है ना,
500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ब्राह्मणों वर्ग के जो लोग हैं, ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पे अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप दिया, ठीक है ना। 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने लिखित रूप दिया, ब्राह्मणों ने लिखित रूप दिया, ठीक है ना, लिखित रूप दिया। तो पहले क्या था, पहले केवल एक मौखिक रूप से था, फिर बाद में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने इसको क्या हुआ, लिखित रूप दिया। और फिर इसी तरीके से बाद में जैसे जैसे समय बढ़ा कालांतर में 200 ईसा पूर्व से लेकर क्या 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 एडी सॉरी ईस्वी के मध्य में क्या हुआ ना, इसमें इस महाभारत में एक विशेष प्रकार की पद्धति जुड़ गई, यानी कि भगवान जो विष्णु है उसकी आराधना होने लगी, ठीक है ना। इस समय के दौरान क्या होने लगा ना, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इस महाभारत एक प्रसंग जोड़ा गया जिसमें भगवान विष्णु की आराधना शुरू होने लगे, जिनको महाभारत के जो नायक है भगवान कृष्ण उसी का एक रूप माना जाता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 200 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच में इसमें बहुत सारे उपदेशात्मक अंग जुड़ गए, ठीक है ना, उपदेशात्मक अंग जुड़ गए, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो समय दिख रहा है, ये समय ये अलग अलग समय को दिखाता है, ठीक है ना। और किसी भी लेखक का, किसी भी इंसान का इतने समय तक जिंदा होना संभव नहीं, जिससे ये पता चलता है कि महाभारत के जो लेखक है वो कोई एक ना होकर अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ ना, पहले 500 में इस प्रकार से लिखा गया, फिर 200 में अलग प्रसंग जुड़े, फिर इसमें अलग प्रसंग जुड़ा, फिर इसी तरीके से क्या हुआ साहित्यिक परंपरा में। और इस तरीके से जो महाभारत का जो श्लोक था, महाभारत का जो श्लोक जो पहले 10,000, ठीक है ना, 10,000 जो श्लोक था महाभारत का जो पहले श्लोक जो था वो 10,000 था, उससे भी कम था, वो अब जुड़ के कितना हो गया 1 लाख, ठीक है ना, अब जुड़ के कितना हो गया 1 लाख, ठीक है ना। तो पहले जो इसका श्लोक था महाभारत का वो कितना था, 10,000 से भी कम था, उतना था। उसके बाद क्या हुआ, ये कितना श्लोक हो गया 1 लाख जुड़ गया। तो इससे पता चलता है कि इसका जो लेखक है वो कोई एक नहीं अलग अलग है, ठीक है ना। और इसी तरीके से साहित्यिक परंपरा में जो इसके जो मेन जो लेखक माने जाते हैं वो वेद व्यास को माना जाता है। साहित्यिक परंपरा में जिसको जो मेन लेखक को ना वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास को इसके रचयिता माना जाता है, ठीक है ना। और आज जो संस्कृत का जो पाठ पढ़ाया जाता है महाभारत का, उस संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। हालांकि वेदों प्रशस्तियों में जो संस्कृत लिखा गया उससे उस सरल भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो महाभारत है उसका लेखक कोई एक नहीं अलग अलग है, लेकिन साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेद व्यास को इसका मेन माना जाता है, इनके रचना करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा ये वाला जो विवादास्पद मुद्दा था किस तरीके से हल हो गया है, ठीक है। तो इसका कोई एक लेखक नहीं है, प्रमाण नहीं है एक लेखक होने का, इसके बहुत सारे अलग अलग लेखक है, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा सदृश्यता की खोज, ठीक है। ये एनसीईआरटी किताब में एक लास्ट टॉपिक है हमारा सदृश्यता की खोज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 मिनट ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांस है, सदृश्यता की खोज, ठीक है ना, सदृश्यता की खोज। अच्छा हम बात करते हैं थोड़ा सा उत्खनन की, खुदाई की, कि जब खोज हुआ ना तो उस समय क्या क्या मिला हमें, ठीक है। देखो 1951-52 में, 1951 से 52 में एक पूरा तत्विदा थे बीबी लाल, कौन थे, बीबी लाल, ठीक है ना। तो 51-52 में, एक सेकेंड, तो 51-52 में जो हमारा पुरातत्ववेदा थे बीबी लाल, इन्होंने उत्खनन चालू करवाया, कहाँ पे, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक के गांव में। क्या ये, अब इस बात से अंदाजा लगाया जाता है क्या ये यही हस्तिनापुर जो राज्य था, गांव था जो महाभारत में वर्णित था। तो कहा भी जा सकता है कि हाँ, क्योंकि उसके आसपास जो गंगा की जो घाटियां मिली, उपजाऊ मैदान मिले हैं, ठीक है ना। तो इससे कहा जा सकता है कि वो हस्तिनापुर उसी प्रकार का, वो जो महाभारत में जो वर्णित कथा उसी के अनुरूप था, वो उसी का एक गांव था, ठीक है। तो बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक नगर गांव में जो मेरठ जिले में है, कहाँ पे है, मेरठ जिले में है, यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई करवाया, और यहाँ पर उसे आबादी के 5 साक्ष्य मिले। कितने, 5 साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आबादी के 5 साक्ष्य मिले उसे, कौन सा, आबादी के 5 साक्ष्य, ठीक है ना, आबादी के 5 साक्ष्य मिले, ठीक है। तो आबादी के 5 साक्ष्य मिले कहाँ पे, हस्तिनापुर में मिले उसे, जो उसने 1951-52 में बीबी लाल ने जो उत्खनन करवाया। तो आबादी के इस 5 साक्ष्य में केवल जो दूसरा और जो तीसरा वाला जो साक्ष्य है, दूसरा और तीसरा वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही हमारे लिए क्या, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी का हम विश्लेषण करेंगे। अब जानते हैं कि दूसरे और तीसरे साक्ष्य में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार की आबादी थी, किस प्रकार का घर था, नगर था, ठीक है ना। तो देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, तो जो दूसरा वाला है ना, तो दूसरा वाला जो इसका जो समय रचना है वो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है ना, कि
दूसरी वाला जो आबादी का साक्ष्य है जो बीबीलाल ने खोज किया था, उसका जो समय काल है वो 12वीं शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी तक है, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसका काल माना गया है। और इस समय के दौरान जो घर थे उसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, ठीक है ना, मिट्टी की बनी हुई थी। जो ईंटें थे वो भी मिट्टी, कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। हालांकि कुछ दीवारें सरकंडे से बनी हुई थी और इसके ऊपर मिट्टी का पॉलिश किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नगरीय व्यवस्था थोड़ा सा ग्रामीण रूप में था, ठीक है ना। उसी के अलावा जो तीसरी वाली आबादी है, तीसरी वाली जो आबादी है इसका जो समय काल है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक है, ठीक है ना। 7वीं भी कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बताया गया। और इस दौरान में जो घर है, जो दीवारें हैं, वो कच्ची या पक्की दोनों प्रकार के ईंटों से बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसका जो दीवार है, घर है, वो ईंटों से बना हुआ मिला है। और उस घर के आसपास जो है कुएं का अवशेष पाए गए हैं, ठीक है ना। और नालियों का अवशेष बताया गया है। जो नालियां होती है, गंदे पानी के बहाव के लिए नालियों का निर्माण, और इस नालियों का निर्माण भी पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसी के साथ कुओं का उल्लेख बताया गया, वलय, कूपों, इन सब का व्यवस्था यहाँ पर किया गया। कब? ये तीसरा वाला जो साक्ष्य है इसमें बताया गया, आबादी के तीसरे साक्ष्य में ये पक्की ईंटें, कुएं, वलय, कूप, पक्की नालियों की बात की गई, जो कि हमारा मल मूत्र के निकास के लिए बताया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खुदाई कब की गई थी, 51-52 में। कहाँ की गई थी? यूपी के मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में। ये हमारा महाभारत में वर्णित एक गांव के समान था, या फिर वही है शायद, ठीक है। आबादी के 5 शहरों का 5 साक्ष्य मिलता है, जो दूसरा और तीसरा की हमने व्याख्या की है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दूसरे और तीसरे की बात की है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे में मेनली क्या बताया गया कि वहाँ पे कच्ची मिट्टी वगैरह की दीवार थी, सरकंडे की थी और मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाया गया था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी इसके अलावा। जबकि तीसरे में बताया गया कि पक्की ईंटों की चीज उसमें बताया गया, ठीक है ना। नालियां बना हुआ है, ठीक है ना, जल के निकासी करने के लिए। और इसी के अलावा हमारा कुएं हैं, वर्लकूप, इन सब का व्यवस्था का बात किया गया, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे जो चैप्टर है एक तरीके से एंड हो चुका है पूरा, ठीक है ना। और इसी के साथ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ठीक है। बस 2 मिनट लगे इस टॉपिक को निपटाने में, ठीक है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ये लास्ट टॉपिक है, गतिशील ग्रंथ, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ की बात कर लेते, ठीक है। देखो, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, मतलब कि गति कर रहा है। जैसे कि एक संविधान है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यानी कि संविधान क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसमें आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो उसी तरीके से वो जो महाभारत है वो क्या गतिशील ग्रंथ है। मैंने इसके बारे में इसका उत्तर बता चुका हूँ पहले कि महाभारत का जो विकास है, यह रचना किसी एक लेखक के द्वारा नहीं हुआ है ना, वो अलग अलग समय पे अलग अलग लेखकों ने इसमें अलग अलग प्रसंग को जोड़े, ठीक है ना। तो संस्कृत का जो पाठ समाप्त हो गया ना, उसी के साथ महाभारत को समाप्त नहीं किया गया। लेकिन महाभारत में देखो क्या है कि अलग अलग जो प्रसंग है, अलग अलग समय पे क्या हुआ ना, अलग अलग प्रसंग जुड़ते गए, इसमें प्रसंग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रसंग जुड़ रहे हैं। अभी हमने बात किया कि 200 ईसा पूर्व से 200 जो हमारा एडी था, इसके बीच में क्या हुआ? विष्णु देवता की पूजा हुई, विष्णु देवता पूजा चालू हो गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रसंग था। फिर उसका 200 एडी से लेकर 400 एडी के बीच में 200 एडी उपदेशात्मक अंग जुड़े, है ना, उपदेशात्मक अंग जुड़े इसमें बहुत सारे, ठीक है। इसी के साथ में अलग अलग जो महाभारत की जो कथाएं हैं उसको चित्रों के माध्यम से, मूर्ति कलाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से बाद में, अभी नहीं, कालांतर में, बाद में धीरे धीरे प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक है ना, चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना, ठीक है ना, चित्र हो गए, ठीक है, मूर्ति कला हो गया, ठीक है ना, तथा नाटक के माध्यम से, ठीक है ना। तो समय जैसे जैसे बीतता गया कालांतर में, महाभारत के जितने प्रसंग कथा है उन सभी को चित्रों के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से और नाटक के माध्यम से बताया जाने लगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से महाभारत का एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि समय के अनुसार महाभारत बढ़ रहा है, इसमें अलग अलग प्रसंग जुड़ते गए, संस्कृत के पाठों के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। और पहले क्या था? पहले इसमें 10,000 श्लोक था, पहले इसमें 10,000 श्लोक था, और अब बढ़ के कितना हो गया? 1,00,000, ठीक है ना। तो अब बढ़कर 1,00,000 से भी ज्यादा ऐसा महा हो गया, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, जो एक निश्चित समय पर इसकी रचना नहीं हुई है, बल्कि एक निश्चित समय से लेकर अब तक इसकी रचना हुई है। तो इसीलिए महाभारत का एक गतिशील ग्रंथ है, ठीक है ना। और ये तीसरा चैप्टर जो है ये पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, इसमें एक भी टॉपिक अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाला जो हमारा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसके बाद ये पूरा पूरा जो प्राचीन भारत है 12th क्लास वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप लोग बता देना कि किस सब्जेक्ट का मैं चालू कराऊं। वैसे मैं पॉलिटिकल चालू कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बता देना कौन से चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले डीपी क्लासेस को, ठीक है।